आज के इस वीडियो में हम आपको हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताने वाले हैं। आखिरकार जो चंपारण सत्याग्रह था वह किस प्रकार का सत्याग्रह था, कहां पर हुआ था, किसके नेतृत्व में चंपारण सत्याग्रह को किया गया था और इसका परिणाम क्या हुआ और चंपारण सत्याग्रह किन किन कारणों की वजह से हुई। तो इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, चाहे आप किसी भी कक्षा की एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो अक्सर इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ पर वीडियो को देख सकते हैं और आपका सारा क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह। तो यहाँ पर सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, आखिर जो वर्ड दिया गया है सत्याग्रह, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है सत्य के लिए आग्रह करना। यहाँ पर सत्य के लिए यहाँ पर आग्रह करना। लेकिन जो यहाँ पर आग्रह किया जाता है वह लाठी डंडा लेके नहीं किया जाता है, मारपीट करके नहीं किया जाता है, बल्कि जो यहाँ पर किया जाता है वो यहाँ पर सविनय अवज्ञा यानी कि यहाँ पर शांति दिमाग से किया जाता है, यानी कि शांतिपूर्ण तरीके से किया जाता है, बिना तोड़ फोड़ का, बिना मारपीट का, यानी कि अहिंसक रूप से किया जाता है और शांतिपूर्ण तरीके से किया जाता है। तो इसी को यहाँ पर हम सत्याग्रह कहते हैं। और आपको बता दूं कि जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था वह 1917 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। और आपको बता दूं कि यह जो सत्याग्रह हुआ था वह महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया था। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो महात्मा गांधी थे उन्होंने अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ पर चलाया था? तो बिहार में चलाया था। कहाँ पर चलाया था? बिहार। बिहार में एक जिला है जहाँ चंपारण है, वहीं पर चलाया था जो चंपारण सत्याग्रह है। और उससे पहले 1906 ईस्वी में इनके द्वारा दक्षिण अफ्रीका में भी एक सत्याग्रह चलाया गया था। दक्षिण अफ्रीका में भी सत्याग्रह चलाया गया था। लेकिन यहाँ पर किस प्रकार का सत्याग्रह था? तो इसमें जो दक्षिण अफ्रीका में जो भारतीय लोग थे तो वहाँ पर नस्ल के आधार पर भेदभाव होता था, यानी कि काले और सफ़ेद के आधार पर यहाँ पर भेदभाव किया जाता था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका गए होते हैं, दक्षिण अफ्रीका जाते हैं 1893 ईस्वी में दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए। दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए जाते हैं वहाँ पर, दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए जाते हैं दक्षिण अफ्रीका। तो वहाँ पर उनके साथ यहाँ पर भेदभाव कर दिया जाता है। उनको यहाँ पर ट्रेन में चढ़ने नहीं दिया जाता है, ट्रेन से बाहर यहाँ पर उतार दिया जाता है और यहाँ तक कि एक यहाँ पर आदमी उसको थप्पड़ भी मार देता है। तो ऐसे में यहाँ पर रंगभेद होता था। इसके अलावा जो गांधी जी होटल में खाना खाने के लिए जाते थे तो वहाँ पर भी इनको खाना नहीं दिया जाता था, क्योंकि यहाँ पर काले और गोरे पर भेदभाव किया जाता था। तो ऐसे में यहाँ पर जो गांधी जी थे वह फैसला करते हैं कि वो वहाँ पर सत्याग्रह करेंगे और 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में भी सत्याग्रह कर देते हैं। और इसके बाद फिर वहाँ की सरकार जो रहती है वहाँ पर नस्ल भेद को यहाँ पर हटा देती है और यहाँ पर भारतीय और दक्षिण अफ्रीका के लोग यहाँ पर एक समान यहाँ पर नागरिकता मिल जाता है। वहाँ के लोगों को और भारतीय लोगों को एक समान वहाँ पर माना जाता है। नस्ल के आधार पर वहाँ पर भेदभाव यहाँ पर बंद हो जाता है। तो इस तरीके से 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी सत्याग्रह करते हैं। अगर सवाल में पूछा जाता है कि भारत से बाहर, यानी कि भारत से बाहर सबसे पहले सत्याग्रह कहाँ पर किया गया था? तो दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। और भारत में सबसे पहले सत्याग्रह अगर पूछा जाता है तो 1917 में किया गया था। और कहाँ पर किया गया था? तो चंपारण में किया गया था, जो कि बिहार का एक जिला है। तो यहाँ पर मैं पूरे डिटेल्स के साथ बता दे रहा हूँ कि आखिर किस प्रकार से सवाल आ सकता है, ताकि आपका यहाँ पर एक भी डाउट यहाँ पर नहीं रहे। और आपको बता दूं कि यह सत्याग्रह किसानों के साथ हो रहे शोषण के खिलाफ था, क्योंकि इसमें जो किसान थे उनको नील की खेती करना पड़ता था। नील की खेती करना पड़ता था और किसके तहत करना पड़ता था? तो 3 कटिया प्रणाली के तहत करना पड़ता था। तो उस समय 3 कटिया प्रणाली चल रहा था। और 3 कटिया प्रणाली क्या होता है? तो 3 कटिया प्रणाली, मान लीजिए कि आपके पास 20 कट्ठा ज़मीन है, 20 कट्ठा ज़मीन है, उसमें से 3/3 भाग यानी कि 3 कट्ठा में आपको यहाँ पर नील की खेती करना पड़ता था। तो यहाँ पर मजबूर कर दिया जाता था, किसान होते थे उनको मजबूर कर दिया जाता था नील की खेती करने के लिए। मान लीजिए कि किस तरीके से मजबूर किया जाता था? तो मान लीजिए कि अगर आप नील का खेती नहीं करना चाहते थे तो आप पर अधिक से अधिक टैक्स लगा दिया जाता था, लगान लगा दिया जाता था, जिससे कि किसान यहाँ पर नील की खेती करने के लिए मजबूर हो जाते थे। लेकिन नील की खेती करने के बावजूद भी किसान यहाँ पर अपना परिवार भी नहीं चला सकते थे। उल्टा यहाँ पर जो किसान रहते थे वह कर्ज में डूब रहे होते हैं, क्योंकि उनको वहाँ पर उचित राशि नहीं दिया जा रहा था, यानी कि नील में जितना पूंजी लगता है उतना भी नहीं दिया जा रहा था। तो ऐसे में यहाँ पर किसान लगातार बर्बाद होते जा रहे थे।
अब यहाँ पर देख सकते हैं कि चंपारण सत्याग्रह के कौन कौन से कारण थे। तो जैसा कि मैंने बताया कि 3 कठिया प्रथा, तो उस समय 3 कठिया प्रथा चल रही होती है, जिसको कि 3 कठिया प्रणाली के नाम से जानते हैं। तो उस समय चल रहा होता है, जिसमें कि 20 कट्ठा जमीन में से कम 3 कट्ठा भूमि पर नील की खेती करना पड़ता था, जबरन करना पड़ता था। और किसान मजबूर थे, क्योंकि अगर नहीं करते थे तो उनके साथ यहाँ पर मारपीट किया जाता था और उन पर अधिक से अधिक लगान लगा दिया जाता था, जिसके कारण किसान मजबूरी से नील की खेती करते थे। आर्थिक शोषण भी किया जाता था। जैसे कि मैंने बताया कि किसानों को नील के लिए बहुत ही कम भुगतान दिया जाता था, यानी कि नील की खेती में जितना पूंजी लगता था उससे भी कम दिया जाता था। तो ऐसे में किसानों का जो पूंजी लगता था वह घर से चला जाता था, यानी कि घर का यहाँ पर जो पैसा रहता था उससे भी यहाँ पर नील का खेती हो जाता था और यहाँ पर उचित कम मूल्य दिया जाता था। इसके अलावा जब नील का यहाँ पर जो फसल तैयार हो जाता था और नील तैयार हो जाता था तो उसका जो दाम रहता था वह कौन डिसाइड करता था? तो उसका दाम अंग्रेज लोग डिसाइड करते थे कि कितना रखा जाए। किसान को यहाँ पर किसी भी प्रकार का छूट नहीं दिया जाता था कि वह नील का दाम कितना रखेगा। तो इस तरीके से जो सारे अधिकार थे वह अंग्रेज के पास थे। इसके अलावा देख सकते हैं यहाँ पर नील की खेती से ज़मीन की उर्वरता खत्म हो जाती थी। अगर किसी भी जगह पर नील की खेती कर दिया जाता था तो वह भूमि बंजर पड़ जाता था। वह ऐसा नहीं रहता था कि उसमें दोबारा से कोई फसल लगाया जाए। अगर उस पर फसल लगा दिया जाए दोबारा से, अगर दूसरा फसल लगा देते थे तो वहाँ पर पैदा ही नहीं लेता था। वह लगभग वहाँ की मिट्टी खराब हो जाती थी, अनुपजाऊ हो जाती थी। तो ऐसे में यहाँ पर जो बिहार के किसान थे वह नील की खेती नहीं करना चाहते थे। अगला पॉइंट में देख सकते हैं कि जबरन और अन्यायपूर्ण प्रथा, क्योंकि यहाँ पर जो यूरोपीय बागान मालिक थे वह ज़बरदस्ती किसानों को मजबूर करते थे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि किसान पूरा तरीके से मजबूर हो चुके थे, उनका पास कोई भी विकल्प नहीं था कि वह नील का खेती नहीं करें, जबरन उसको नील का खेती करना पड़ता था। तो आपको ध्यान में रखना है। अब बात कर लेते हैं कि गांधी जी की भूमिका क्या रहती है। आखिर जब गांधी जी बिहार आते हैं और वहाँ के किसान की दुर्दशा को देखते हैं तब वो फैसला करते हैं कि वह सत्याग्रह करेंगे। लेकिन गांधी जी को कैसे पता चलता है कि आखिर बिहार का जो स्थिति है, बिहार का जो किसान का स्थिति है वह बहुत ही ज़्यादा खराब है? तो वह कैसे पता चलता है? तो एक किसान रहता है, उसका नाम रहता है राजकुमार शुक्ल। उसने ही गांधी जी को बताता है। गांधी जी को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं। जो राजकुमार शुक्ल होते हैं वह गांधी जी को बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं। जो राजकुमार शुक्ल रहते हैं वह लखनऊ अधिवेशन में जाते हैं गांधी जी से मिलने के लिए, वहाँ पर रिक्वेस्ट करते हैं। उसके बाद फिर गांधी जी वहाँ पर नहीं मानते हैं तो दूसरा बार फिर से दूसरा जो अधिवेशन होता है उसमें पहुँच जाते हैं और गांधी जी का लगातार पीछा करते रहते हैं। तब जाके गांधी जी मानते हैं और बिहार आते हैं और फिर राजकुमार शुक्ल की बातों को सुनते हैं, वहाँ की स्थिति को देखते हैं कि बिहार में जो किसान हैं उनके साथ कैसे अत्याचार किया जा रहा है और तब जाके सत्याग्रह करते हैं। तो देख सकते हैं कि गांधी जी को किसानों की दुर्दशा के बारे में बताया गया और उन्होंने आंदोलन करने का नेतृत्व को स्वीकार कर लिया और गांधी जी ने यह फैसला लिया कि वह किसान के साथ खड़ा होकर सत्याग्रह करेंगे और अहिंसा के माध्यम से इस अन्याय का विरोध करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर गांधी जी अन्याय के खिलाफ यहाँ पर विरोध करने का फैसला करते हैं और सत्याग्रह को चालू करने का फैसला करते हैं। देख सकते हैं कि अहिंसक प्रतिरोध, यानी कि बिना लाठी डंडे के, बिना मारपीट के यहाँ पर विरोध किया जा रहा था। और जब गांधी जी अपना यहाँ पर सत्याग्रह को चालू कर देते हैं और लोगों की भीड़ यहाँ पर जमा हो जाती है, तब यहाँ का पुलिस, जो बिहार का पुलिस रहता है, वह गांधी जी को वापस जाने के लिए कहता है। लेकिन गांधी जी नहीं जाते हैं और गांधी जी नहीं जाते हैं जिसके कारण गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो गांधी जी के नेतृत्व में चंपारण सत्याग्रह हो रहा होता है, जिसके कारण वहाँ के किसान यहाँ पर पूरा विरोध करते हैं, पूरा जोरदार विरोध प्रदर्शन किया जाता है और गांधी जी को यहाँ पर जो नेतृत्व कर रहे होते हैं, जिसके कारण गांधी जी को जेल में डाल दिया जाता है। और फिर से यहाँ पर गांधी जी को यहाँ पर कहा जाता है कि आप यहाँ से भाग जाइए। लेकिन गांधी जी यहाँ से भागने का नाम नहीं लेते हैं और कहते हैं कि किसानों के खिलाफ अन्याय हो रहा है और जो 3 खटिया प्रणाली है उसको यहाँ पर खत्म किया जाए। और गांधी जी को जब पकड़ लिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है, तो किसान अपना विरोध यहाँ पर चालू ही रखते हैं और कहते हैं कि गांधी जी को छोड़ दिया जाए और 3 खटिया प्रणाली को हटाया जाए और नील की खेती पर जोर ना दिया जाए। तो इस तरीके से यहाँ पर जब किसान का विरोध, यहाँ प्रदर्शन बहुत ही भारी हो जाता है, तो यहाँ की सरकार को लगता है, ब्रिटिश सरकार को लगता है कि हम यहाँ पर गलत कर रहे हैं और तब जाके यहाँ पर गांधी जी को छोड़ा जाता है। और ब्रिटिश सरकार कहता है कि जांच समिति बनाया जाए, यानी कि जो नील की खेती किया जाता था, 3 खटिया प्रणाली थी, उस पर जांच किया जाए कि आखिर सच में क्या जो किसान है उन पर अत्याचार हो रहा है, किसान को मजबूरन यहाँ पर नील की खेती करना पड़ रहा है। तो इस पर जांच समिति बनाने का निर्णय किया जाता है और उस समिति का
जो सदस्य रहता है वह महात्मा गांधी भी रहते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर आंदोलन का परिणाम क्या हुआ। आखिर जो चंपारण सत्याग्रह हुआ उसका परिणाम क्या निकला। तो जो 3 कठिया प्रणाली का अंत हुआ, जो 3 कठिया प्रणाली चल रहा होता है, 20 कट्ठे में 3 कट्ठा में जबरन नील की खेती होती थी, तो उसको यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। क्योंकि जो जांच समिति बनाया गया था उसमें पाया गया कि सच में यहाँ पर सही में जो किसान हैं उन पर अत्याचार किया जा रहा है और उनसे ज़बरदस्ती यहाँ पर नील की खेती कराया जा रहा है और उनको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा घाटा हो रहा है और लगातार किसान जो है वह कर्ज में डूबते जा रहे हैं। तो इससे यहाँ पर जो ज़बरदस्त चंपारण सत्याग्रह हुआ उसके कारण 3 कटिया प्रणाली का अंत हो गया। इसके अलावा देख सकते हैं नीचे में किसानों का सशक्तिकरण हुआ, यानी कि जो किसान थे वह अपने अधिकार के लिए जागरूक हो गए और उनको पता चल गया कि हमें अपने हक के लिए कैसे लड़ना है। इसके अलावा गांधी जी की भी पहचान बढ़ गई, क्योंकि गांधी जी इतना भयानक यहाँ पर सत्याग्रह कर देते हैं जिससे कि पूरे भारत देश में गांधी जी के बारे में चर्चा होने लगती है और लोग मानने लगते हैं कि गांधी जी ही देश के लिए कुछ कर सकते हैं। तो ऐसे में गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में एक प्रमुख नेता के रूप में स्थापित किया गया। तो इस तरीके से महात्मा गांधी का योगदान रहता है, जो कि चंपारण सत्याग्रह में योगदान रहता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा कौन से टॉपिक पर वीडियो लेकर आया हूँ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उस टॉपिक पर प्रॉपर वीडियो लेकर आ जाऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।